हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कर्स के सीजन 1 के पार्ट 2 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको अब मर्लिन से लेकर इस पूरे के पूरे सीजन की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्सप्लेन वीडियो है, ना कि एंडिंग एक्सप्लेन, क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सीरीज एक्सप्लेन करने के लिए ही बनाई है और एंडिंग एक्सप्लेन के लिए मेरी अगली वीडियो इसकी लास्ट वीडियो होगी। तो अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसकी अगर छोटे से रिकैप की बात करें तो इसके आखिरी एपिसोड में मैंने आपको निम्बे की पूरी कहानी बताई थी। निम्बे की जर्नी शुरू कैसे हुई और एंड में हमें कैसा पता चला कि निम्बे का पिता और कोई नहीं बल्कि मर्लिन है। और इस वीडियो में मैं कंटिन्यूएशन अब मर्लिन की स्टोरी से ही करूंगा, जिसकी स्टोरी सुनने के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो चलिए अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं मर्लिन के कैरेक्टर की पूरी डिटेल्स से, जिसे कंटिन्यू करते हुए मैं आ जाऊंगा इसकी पूरी फाइनल स्टोरी पर। जिस फाइनल स्टोरी के एंड में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में निम्बे मर्लिन की ही बेटी है। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मर्लिन जादूगर की कुछ डिटेल्स के बारे में, जो नाम इतिहास में बहुत ही ज्यादा खास था, क्योंकि ये नाम महान जादूगर का है। लेकिन जैसा कैरेक्टर हमें इसके सीजन 1 की शुरुआती तौर में दिखाया गया है, वो चीज मर्लिन जादूगर के नाम से बिल्कुल भी मैच नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है मर्लिन की मैजिक पावर्स, जो फिलहाल तो उसके पास नहीं है और इसकी अफवाह बहुत ही तेज फैल चुकी है। लेकिन फिर भी लोग मर्लिन से बहुत ज्यादा डरते हैं कि अगर उसका जादू है तो हो सकता है कि वो इस जादू से लोगों को कुछ भी बना दे, जैसे कि चूहा या फिर गधा। और अगर देखा जाए तो मर्लिन की एज लगभग 700 साल की है, इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट पेनड्रैगन के किंग ऊथर की नजर में बहुत ज्यादा है, जो 5 साल से उसे अपना सलाहकार बनाकर बैठे हैं। लेकिन रिजल्ट फिलहाल तो कुछ भी निकल कर नहीं आता। इससे प्रॉब्लम ये हुई है कि किसान अकाल के चलते अपनी थोड़ी बहुत उम्मीद किंग ऊथर से खो चुके हैं कि वो उनके लिए कुछ करेगा या नहीं। और इसके अलावा वो दूसरा दोष रेड पैलेडिन्स के चलते फे जाति के लोगों को भी मानते हैं, जिनकी वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। लेकिन असल बात मर्लिन की नजर से देखी जाए तो फे जाति के लोग खेती करने में इंसानों से भी बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन अब बरसों से चली हुई युद्ध में रेड पैलेडियंस इसी नफरत को भुना रहे हैं, जिसके चलते रेड पैलेडियंस दुनिया से फे जाति के लोगों को मिटाते चले जा रहे हैं। और इसी बीच फादर कार्टर की पॉपुलैरिटी भी लोगों के बीच बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, जो एक हिसाब से किंग ऊथर के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि रेड पैलेडियंस के लोग उन्हीं के लैंड पर आकर फे जाति के लोगों को मार रहे हैं। लेकिन जब तक मर्लिन अगर कोई बारिश नहीं करेगा तो किंग ऊथर फिलहाल तो फे जाति के लोगों की मदद करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किंग ऊथर को सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी प्यारी है, जो फिलहाल तो अभी खतरे में है, जिसकी पूरी डिटेल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको दे रखी है, यहाँ तक कि इस पूरी की पूरी सीरीज के सभी कैरेक्टर से रिलेटेड भी। तो चलिए अब आते हैं मर्लिन पर, जिससे कर्ज वसूलने के लिए कुछ लोग उसके पास आते हैं। लेकिन मर्लिन उन्हें अपने जादू का ढोस दिखाकर वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद मर्लिन वहाँ से सीधे पैलेस जाता है, जिस पैलेस में किंग ऊथर उसे बारिश करने के लिए कहते हैं किसी भी कीमत में। मर्लिन राजा को एक हिसाब से इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे एक मरी हुई बर्ड मिलती है, यानी कि एक बुरा संकेत, जिसे फॉलो करते हुए वो कैसल के और ऊपरी छोर पर जाता है, जहाँ पर वो कुछ बर्ड्स को राउंड शेप में मरा हुआ देखता है, यानी कि एक ऐसा संकेत जो आने वाले दिनों में उसकी जर्नी तय करेगा। जिसे कंफर्म करने के लिए वो एक फिजिशियन के पास जाता है, जो काफी सारे इंसानों के बॉडी पार्ट्स को जमा करता है। और मर्लिन को यहाँ पर तलाश है नंबर 3 की, यानी कि 3 सरों वाला बच्चा जो मरा हुआ उस फिजिशियन को मिला है, जिसे देखकर मर्लिन उन संदेशों को मिलाता है, जो उसे एक चमत्कारी बच्चा यानी कि निम्बे और एक भयानक जंग का संदेश देता है। और इसके अलावा जब निम्बे आर्थर के साथ जंगल में शॉर्ट फाइट सीख रही होती है, तो उस टाइम पर भी निम्बे को कुछ विजन्स आते हैं, जिससे सीधे मर्लिन भी कनेक्ट होता है। मर्लिन उसी टाइम पर उठकर अपनी लिखी गई किताब पर भी नजर डालता है, जहाँ पर उसकी नजर एक्सकैलिबर पर आकर रुक जाती है। और फिर जब अगले दिन पूरा मौसम बारिश का हो जाता है, जहाँ पर किंग ऊथर लोगों के साथ बैठकर जश्न मना रहे हैं कि मर्लिन ने बारिश करवा दी, तो वही मर्लिन अपनी किताबों को पढ़कर कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि क्राउन के 3 निशान जो उसे आसमान में भी नजर आते हैं। जिसके बाद पूरी बारिश खून की हो जाती है, जिससे अब किंग ऊथर भी बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि जिस टाइम पर यह खून की बारिश होती है तो उस वक्त निम्बे की माँ उसे एक्सकैलिबर शॉट देती है, जिसके बाद निम्बे एक पत्थरों पर आकर वुल्फ से बचते हुए एक्सकैलिबर को बाहर निकालती है, जिसके बाहर निकालते ही दूसरी तरफ मर्लिन पर सीधे बिजली गिरती है, जिस बिजली की वजह से उसके आधे शरीर पर एक्सकैलिबर का निशान बन जाता है, जिस जख्म से मर्लिन बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जैसे ही किंग ऊथर अपने कुछ लोगों को लेकर मर्लिन के पास पहुँचते हैं, तो मर्लिन मौका देखकर उस सिचुएशन से भाग निकलता है, ताकि वो अपने इस मिशन को अंजाम दे। जिसके बाद मर्लिन वहाँ से सीधे निम्बे के विलेज पहुँचता है, जहाँ पर उसे निम्बे की मॉम की डेड बॉडी मिलती है, जिसे उठाकर वो मंदिर की पाक जगह पर रख देता है। और फिर से नशे में धुत वो उस जगह से आगे निकल जाता है, जिस रास्ते में हम देखते हैं कि काफी फेवे लोगों को क्रॉस पर जिंदा जला दिया गया। और वहीं पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वीडियो के कैरेक्टर से, जिसका दूसरा नाम डेथ भी है, जो हर बार किसी की जान लेने के लिए ही आती है। लेकिन इस बार वो यहाँ पर जान मर्लिन की लेने नहीं बल्कि उससे कुछ बातचीत करने के लिए आई है, वो भी काफी सालों बाद, जिससे सिर्फ और सिर्फ
शैडो लॉर्ड ने भेजा है, क्योंकि मर्लिन ने काफी सालों पहले वीडियो से ये कहा था कि एक्सकैलिबर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि मर्लिन को यही कहा गया था, जो और किसी ने नहीं बल्कि निम्वे की माँ ने मर्लिन से कहा था, ताकि मर्लिन इस तलवार से कोसों दूर रहे, क्योंकि ये तलवार सिर्फ लोगों का खून मांगती है। जिसे लेकर अब मर्लिन ने ये पक्का कर लिया है कि वो इस तलवार को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो भी फे अग्नि में डालकर, जो अग्नि हजारों साल पहले बुझ चुकी थी। लेकिन अब भी कुछ खास लोगों के पास ये फे अग्नि बची हुई है, खास करके किंग रोगन जैसे लोगों के पास, जिसका पता मर्लिन के पास बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें ऑब्वियसली मर्लिन की ये मदद वीडियो ही करती है। और इसके अलावा वो मर्लिन को अपना घोड़ा, कीमती नेकलेस और एक बोतल भी ला कर देती है, जिसमें वो इस अग्नि को रखेगा। लेकिन वीडियो को ये नहीं पता कि बिना शक्तियों के मर्लिन ये सब कुछ करेगा कैसे। जिसके बाद वीडियो उसे लॉर्ड रोगन का पता लाकर दे देती है, जो कि उसी बार में है जहाँ पर हमें पहले मर्लिन का कैरेक्टर दिखाया गया था, जहाँ पर जाकर मर्लिन को सिर्फ उस बार की लड़की से रोगन से मिलने के लिए कहना है। बट यहाँ पर मर्लिन खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं आया है, यानी कि वो कुछ गिफ्ट भी लाया है लॉर्ड रोगन के लिए। जिसके बाद उसे परमिशन मिल जाती है लॉर्ड रोगन से मिलने की। और मर्लिन ये सारी की सारी तैयारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वीडियो ने उसे ये भी कहा है कि सॉर्ड उसके पास खुद आ जाएगी, जिसके लिए मर्लिन को भी प्रिपेयर रहना चाहिए। और मर्लिन ने उस सॉर्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कसम खा ली है कि वो उसे उस फे अग्नि में डालकर डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे छुड़ाने की प्लानिंग उसने ऑलरेडी कर रखी है। और इसके अलावा जिस तरीके से मर्लिन वीडियो से बात करता है, हमें उससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं कई सौ साल पहले मर्लिन वीडियो को चाहता था, और वीडियो भी, जिसके चलते वो उसकी मदद भी करती है। बट इस बार वीडियो ने उसे ये भी वार्निंग दी है कि अगर तलवार उसके पास आएगी तो ये तय नहीं है कि उसके मिलने से उसकी मौत होगी या फिर वो तलवार को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि दोनों ही सूरतों में नुकसान मर्लिन को ही है, जो कि मर्लिन की मौत नहीं बल्कि उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ देगी, इतनी कि उससे वो कभी उबर नहीं पाएगा। और इसके अलावा बात करें लॉर्ड शैडो की, तो कहीं ना कहीं शैडो लॉर्ड उस एक्सकैलिबर से डरते हैं, जो कि शायद शैडो लॉर्ड को भी काफी आसानी से मार सकती है। बट फिलहाल तो इसके पूरे सीजन 1 में शैडो लॉर्ड को कहीं पर भी दिखाया नहीं गया, जिस शैडो लॉर्ड से कई सौ साल पहले मर्लिन ने डील की थी इस पूरी दुनिया पर अपना राज्य कायम करने की। लेकिन बाद में मर्लिन ने एक प्रोफेसी की अपनी उस एक्सकैलिबर को लेकर, ये तलवार उसी सच्चे राजा को मिलेगी जो इसका हकदार है, यानी कि वो राजा जिसे इस एक्सकैलिबर का बिल्कुल भी लालच नहीं होगा, जो फिलहाल तो हमें इस सीजन में दूर दूर तक नजर नहीं आता। यहाँ तक कि खुद आर्थर भी, जो किंग आर्थर है भी या नहीं, उसकी कंफर्मेशन फिलहाल तो अभी तक नहीं की गई। बट फिर भी देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये तलवार किंग आर्थर के पास कैसे पहुंचेगी, क्योंकि इस एक्सकैलिबर को लेकर अगर जो कोई भी लालच करता है तो बदले में ये तलवार उसे सिर्फ और सिर्फ खून का प्यासा ही बनाती है। लेकिन अगर जिसे इस तलवार का लालच नहीं है, वही इस तलवार को सही से कंट्रोल कर सकता है, बाकी दूसरा और कोई भी नहीं। और बस यही एक रीजन है जिसके चलते मर्लिन इस तलवार को अब फिर से दोबारा नहीं छूता, क्योंकि उसने इस तलवार से कई लोगों की जान ही ली है, जहाँ पर उसे हर वक्त यही लगता था कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो मर्लिन इस तलवार के चलते पूरी तरीके से पागल हो चुका था, जिससे धीरे धीरे वो मौत के करीब भी जा रहा था। लेकिन जब मर्लिन की मुलाकात निम्वे की माँ से हुई काफी बुरी हालत में, तो निम्वे की माँ ने मर्लिन के शरीर से उस एक्सकैलिबर को निकाला था। जी हाँ, वो एक्सकैलिबर मर्लिन के शरीर में छुपी हुई थी, जिसे निम्वे की माँ ने उसके शरीर से खींचकर बाहर निकाला था। और इसी के चलते मर्लिन की शक्तियाँ भी चली गई, जिसके बाद निम्वे की माँ ने मर्लिन को कभी भी अपनी शक्ल दिखाने के लिए नहीं कहा। और यहाँ तक कि निम्वे की माँ ने मर्लिन से यही झूठ कहा था कि वो तलवार उसने डिस्ट्रॉय कर दी, जो अब उसे किसी भी कीमत में नहीं मिलेगी, जो कि सरासर झूठ है। और अब मर्लिन इन सभी चीजों को भुलाकर अपनी पूरी जिंदगी शराब में झोंक चुका है, ताकि वो दुनिया के इस झमेलों से बिल्कुल दूर रहे। लेकिन अब चीजें बदल गई है, सिर्फ और सिर्फ निम्वे के उस एक्सकैलिबर को पकड़ने के बाद, जिसकी खबर शैडो लॉर्ड तक भी पहुंच गई कि एक्सकैलिबर अभी भी सही सलामत है और किसी फे जाति की लड़की के पास है। क्यों और उसका मकसद क्या है, वही सब कुछ जानने के लिए शैडो लॉर्ड ने वीडियो को मर्लिन से मिलने के लिए भेजा है, जिसे लेकर मर्लिन ने खुद की एक अपनी अलग प्लानिंग बना ली है। जिसके बाद वो यहाँ से सीधे उस बार में जाता है लॉर्ड ड्रैगन से मिलने के लिए, जो उसे कुछ देर इंतजार करवाने के बाद खुद से मिलने के लिए बुलवा लेते हैं। जहाँ पर इसके पहले मर्लिन से वीडियो भी मिलने के लिए आती है, जो उसे उसकी सारी की सारी कीमती चीजें भी देती है और एक खतरनाक वार्निंग भी, जिसके बारे में कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया है। खैर तो मर्लिन कोड़ियों की मदद से जमीन के अंदर धंसता है और सीधे लॉर्ड रोगन के पास पहुंच जाता है, ये ऑफर लेकर कि वो एक्सकैलिबर लॉर्ड रोगन को खुद के लिए हासिल कर लेनी चाहिए, ताकि वो इससे असली राजा कहलाए और पूरी दुनिया पर राज करे। जो ऑफर लॉर्ड रोगन को भी पसंद आया है, लेकिन अभी भी उन्हें मर्लिन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मर्लिन ने लॉर्ड रोगन को कई बार धोखा दिया है, जो कि वो अब भी देगा। क्योंकि मर्लिन यहाँ पर अपने साथ टोकन के तौर पर एक नेकलेस लाया है, जो कि बॉडी का है। बॉडी एक प्रिंसेस थी, ऑब्वियसली लॉर्ड रोगन की, जिसकी अफवाह ये भी है कि मर्लिन का चक्कर क्वीन बॉडिन के साथ भी था, जिस पर मर्लिन कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी पूरी नजर फे अग्नि पर ही होती है और ये कि वो उसे कैसे चुराएगा, जिसके लिए वो फिर से शराबी का ढोंग करता है लॉर्ड रोगन के सामने बैठकर और उन पर शराब फेंक कर उनके करीब जाता है और उनसे तहखाने की चाबी चुरा लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर बोतल में उस फे अग्नि को भरता है और सीधे वहाँ से भागने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसके रास्ते में कुछ मुसीबतें आती है, जैसे कि लॉर्ड रोगन के कुछ लोग, जिन्हें वो मारकर वीडियो के घोड़े पर बैठकर आसानी से निकल जाता है। पर आधे रास्ते में ही उसे किंग
लूथर के नाइट्स गिरफ्तार करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद मौका देखकर मर्लिन विडो के उस घोड़े को वहाँ से भगा देता है, ये कहकर कि वो उसका इंतजार की सीक्रेट लोकेशन पर करे। तब यहाँ पर थोड़ी सी बात किंग लूथर की भी कर लेते हैं, जो मर्लिन के भाग जाने से बहुत ज्यादा परेशान था। जिसके बाद वो अपनी माँ से इसकी सलाह लेने गया, जिसने उसे ये आइडिया दिया कि उस रात जब बारिश हो रही थी खून की, तो मर्लिन के साथ एक सिपाही भी था, तो वो कुछ डिटेल दे सकता है मर्लिन से रिलेटेड। और उसी के बताए ठिकाने पर मर्लिन को पकड़ लिया गया, जब उनकी काल कोठरी में बंद है, जिसे किंग लूथर कुछ भी करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर किंग लूथर की माँ ने सीधे सीधे किंग लूथर का ब्रेन वॉश कर दिया है, ये कहकर कि वो मर्लिन को लोगों के सामने लाकर मार दे। इससे प्रजा में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और लोग फिर से उसे सम्मान देना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा वो कंबर को भी हराना चाहता है, यानी कि आइस किंग को, तो उसके लिए उसे रेड पैलेडिन्स की मदद लेनी चाहिए, जो बेखौफ ए जाति के लोगों को मिटा रहे हैं। तो वो अपनी माँ के दिए गए इसी आइडिया पर किंग लूथर सीधे मर्लिन से मिलने तहखाने पहुँचते हैं और उसे मौत की सजा सुना देते हैं, ये कहकर कि अगर उन्हें सुबह होने से पहले जादुई तलवार नहीं मिली तो वो मर्लिन को सभी के सामने मार देंगे। जो बात मर्लिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि मर्लिन तहखाने में बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर सकता, ऊपर से उसके पास कोई भी ऐसा काला जादू है नहीं जिनकी मदद से वो एक्सकैलिबर को अपने पास बुला ले। और फिर अगला दिन आता है मर्लिन को मारने का, लेकिन किंग लूथर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि वक्त से पहले वहाँ पर निम्वे एक लेटर भेज देती है, जिसे भेजने का काम निम्वे ने मूनविंग को दिया था। जो लेटर मर्लिन के मरने से पहले वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली एक्सकैलिबर उसके पास है, जो वो सिर्फ और सिर्फ मर्लिन जादूगर को ही देगी। जिसके बाद मर्लिन को छोड़ दिया जाता है, जहाँ से मर्लिन सीधे किंग लूथर की माँ के पास पहुँचता है और उन्हें यही धमकी देता है कि दोबारा अगर उसे मारने की प्लानिंग की गई तो वो ये राज सबको बता देगा कि किंग लूथर उनका असली बेटा नहीं बल्कि गोद लिया बेटा है, क्योंकि असली राजा मरा हुआ पैदा हुआ था, जिसके डर से राजमाता ने एक किसान के बेटे को अपने घर अडॉप्ट कर लिया था, वो भी किसान को काफी सारा पैसा देकर और किंग लूथर की असली माँ को मरवाकर। और मर्लिन के अकॉर्डिंग एक गवाह अब भी जिंदा है, जो कि वो दाई थी जिसने उस रात असली किंग के मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था, जिसे मर्लिन ने किसी सीक्रेट लोकेशन पर छुपा रखा है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मूनविंग निम्वे का कांटेक्ट यादों की मदद से सीधे मर्लिन से करवाती है, जहाँ पर यही राज खुलता है कि मर्लिन निम्वे का पिता है। जिसके बाद मर्लिन सीधे कैसल से निकलकर अपनी बेटी निम्वे को मिलने के लिए जा रहा है, जहाँ पर जाने से पहले उसकी मुलाकात किंग लूथर से होती है, जिन्हें वो यही झूठा दिलासा देता है कि वह एक्सकैलिबर उनके लिए हासिल कर लेगा, जिस जर्नी में वो अकेला ही जाएगा, न कि कोई उसका पीछा करना चाहिए। बट दूसरी तरफ किंग लूथर की माँ ने मर्लिन के पीछे एक जासूस लगा दिया है कि वो कहाँ किससे मिलने के लिए जा रहा है। और इन सब के बीच जैसे ही उस जासूस को एक्सकैलिबर नजर आए तो वो उसकी खबर सीधे आकर राजमाता को दे दे, ताकि वो अपने लोगों को भेजकर वहाँ से उस तलवार को अपने कब्जे में ले ले। और ये प्लान भी बुरी तरीके से फेल हो जाता है, क्योंकि राजा के सिपाहियों को आते हुए निम्वे के दो दोस्त देख लेते हैं, जो मौके से पहले ही वहाँ पर पहुंचकर निम्वे को अपने साथ ले जाते हैं। और अब निम्वे अपने पिता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसे यही लगता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप था जो उसके पिता ने सिर्फ और सिर्फ एक्सकैलिबर के लिए बनाया था, ताकि वो यहाँ पर आए और एक्सकैलिबर उससे छीन ली जाए। और इसके पहले मर्लिन ने यहाँ पर निम्वे को ट्रस्ट के लिए काफी सारे अपने पास भी दिखाए, खास करके वो पास जो मर्लिन ने निम्वे की माँ के साथ बिताए थे, जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये भी कि कैसे ये दोनों अलग हो गए। लेकिन इन सब के बीच निम्वे एक विजन मर्लिन का वो भी देखती है, जिस विजन में मर्लिन उस एक्सकैलिबर को लेकर किस तरीके से मासूमों को मार रहा था, वो भी रोम में, यानी कि मर्लिन का शैतानी रूप, जिस पर खुद मर्लिन का कंट्रोल नहीं था। लेकिन मर्लिन अपनी बेटी को ये सब कुछ समझाए उससे पहले ही उसके दोस्त वहाँ पर आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। और मर्लिन यहाँ पर भी निम्वे से यही कहता है कि वो इस एक्सकैलिबर को कभी भी छुएगा नहीं, क्योंकि ये एक्सकैलिबर सिर्फ खून ही मांगती है, जो अगर निम्वे उसके पिता को दे देगी तो वो उसे फेक ही फ्लेम में डालकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। यही उनका प्लान है, बाकी और दूसरा कुछ भी नहीं, क्योंकि सभी को लालच है इस तलवार की, ताकि इससे और खून खराबा भड़के, जो निम्वे ने भी इस एक्सकैलिबर को अपने हाथ में पकड़कर किया है। लेकिन निम्वे को लगता है कि उसने इससे जो भी रेड पैलेडिन्स को मारा है वो उसने अपने फे जातियों के भले के लिए ही मारा है। लेकिन कहीं न कहीं मर्लिन का ये मानना है कि ये तलवार लोगों का ब्रेन भी वॉश करवाती है, यही दिखाकर कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं इससे वो बिल्कुल सही है। और उस टाइम पर जब ये तलवार मर्लिन के पास थी तो उसे भी ऐसा ही लगता था, जिसके चलते उसने काफी सारे लोगों की जाने ली। खैर, तो उसके बाद मर्लिन को बंदी बना लिया जाता है उसी जगह पर जहाँ से मर्लिन काफी आसानी से छूट जाता है, क्योंकि राजा के सिपाही सीधे निम्वे और उसके दोस्तों के पीछे पड़ गए हैं, जिसका मौका देखकर मर्लिन यहाँ से भागकर सीधे उसी दाई के पास पहुँच जाता है, जिसने किंग लूथर को एक किसान से लाकर राजमाता को दिया था, ताकि अब वो ये बात लोगों के सामने रखे। लेकिन इन सब के बीच लॉर्ड रोगन ने एक असेंशन भी हायर किया है मर्लिन को मारने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा बेरहम है, और मर्लिन का पुराना दुश्मन भी, जो मर्लिन को किसी भी कीमत में मारना चाहता है। लेकिन लॉर्ड रोगन के कहने पर अब उसे पूरी छूट मिल गई है, जो कि पहले उसे बिल्कुल भी नहीं मिली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर मर्लिन के उसी ठिकाने पर पहुंचकर उसी औरत के सारे फैमिली मेंबर्स को मार देता है, जहां पर उसे मर्लिन बिल्कुल भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो किलर मर्लिन को सीधे ढूंढते हुए वाइट किंग के ठिकाने पर पहुंच जाता है, यानी कि आइस किंग के ठिकाने पर, जहां पर मर्लिन उसी दाई को लेकर पहुंचा है, ताकि वो आइस किंग का दावा पेनड्रैगन के थ्रोन के लिए और भी ज्यादा मजबूत कर सके, लूथर को उसकी गद्दी से गिराकर। जिसके बाद आइस किंग मर्लिन के इस प्रस्ताव से बहुत ही ज्यादा
खुश होता है, जिसके बदले में मर्लिन की कीमत है सिर्फ निम्वे को प्रोटेक्ट करने की, जिस डील के लिए आइस किंग मान भी जाता है। लेकिन वहाँ पर मर्लिन आइस किंग को कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देता निम्वे से रिलेटेड कि उसके पास एक्सकैलिबर है और वही वुल्फ ब्लड विच है, जिसके किस्से यहाँ पर अब काफी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि उसने खुद को एक्सकैलिबर का दावेदार कहा है और लोग उसे क्वीन भी मानते हैं। आई मीन फे क्वीन, जो बात आइस किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और ये बात आइस किंग को तब पता लगती है जब उसकी बेटी इस किंगडम के हर विलेज में जाकर किंग रूथर का दावा झूठा कर रही थी कि वो असली किंग नहीं है। और दूसरी तरफ उसे निम्वे की भी जानकारी मिल गई और उसी ने फिर से अपने पिता को भड़काया है ताकि इस पूरे किंगडम में उसके पिता का ही राज हो, ना कि और किसी का। जिसके चलते अब आइस किंग के पास फादर कार्डोर भी मिलने आए हैं एक ऑफर लेकर कि वो चर्च के साथ हो जाए ताकि वो लोग मिलकर किंग रूथर को उसकी गद्दी से हटा दे और इस पूरे किंगडम का राजा वो आइस किंग को बना दे। जिस डील को फिलहाल तो उस टाइम पर आइस किंग मानने से मना कर देता है, जिसके बाद फादर कॉर्डन इस डील को लेकर यही कहते हैं कि ये डील सुबह तक आइस किंग के हाथों से निकल जाएगी, क्योंकि अब उनके पास फे की जाति के लोगों का ठिकाना आ गया है, जहाँ पर पहुंचकर वो सभी के सभी फे जाति के लोगों को खत्म कर देंगे। लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें मिलता कुछ भी नहीं, क्योंकि निम्वे उन सभी को लेकर किसी और ठिकाने पर चली गई है, जिस पर आने से पहले निम्वे की भी जर्नी की बात कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत होती है उसके पिता के पास जाने से, जहाँ जाने से ग्रीन नाइट उसे रोकता है क्योंकि वो तलवार फे जाति के लोगों के काम आ सकती है। लेकिन निम्वे वहाँ पर ग्रीन नाइट की बिल्कुल भी नहीं सुनती और आर्थर उससे छोड़कर अपने साथ मॉर्गेना काजे को ले जाती है। और यहाँ पर नाइट किंग और उसके लोग बहुत ज्यादा परेशान है राशन को लेकर, जिसे फादर कार्टर के कहने पर क्रीपिंग मॉन्ग ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया ताकि फे के जाति के लोग जंगल से निकलकर बाहर आए, जिन्हें चुन चुन कर वो लोग अपने हाथों से मारेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो ग्रीन नाइट आर्थर से नफरत करता है क्योंकि वो मैन ब्लड है। जिसके बाद उन्हें मिशन मिलता है राशन लाने का, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ती जा रही है और लोग खाने को लेकर एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो रहे हैं, जिनमें से एक शख्स को आर्थर खुद बचाता है और वो आर्थर का दीवाना हो जाता है ताकि आर्थर उसे लड़ना सिखा दे। जिसके बाद एक पूरी की पूरी टीम बनाई जाती है ग्रीन नाइट की, जिसमें आर्थर और वो नया लड़का भी शामिल है ताकि वो लोग एक दूसरे ठिकाने पर जाकर कुछ अनाज अपने लोगों के लिए ले आए। और वहीं पर हमें इद्रिस का कैरेक्टर भी दिखाया जाता है, जिसे स्क्वेरल बो एंड एरो चलाना सिखाता है। खैर तो आ जाए ग्रीन नाइट पर, तो ग्रीन नाइट और आर्थर एक ट्रैप में फंस गए हैं जो कि क्रीपिंग मंग ने बिछाया था, जहाँ पर आते के साथ में ही क्रीपिंग मंग ने उसी लड़के को मार दिया जो आर्थर से शॉर्ट फाइट सीखना चाहता था। और फिर ग्रीन नाइट और आर्थर सीधे जाकर उस विंड मिल में छुप जाते हैं, जिसे क्रीपिंग मंग ने चारों तरफ से घेर लिया है। जहाँ पर क्रीपिंग मंग ग्रीन नाइट को यही ऑफर देता है कि वो उसे पकड़कर बाकी सभी को जाने देगा, जिसके बाद ग्रीन नाइट उसकी ये बात मान भी जाता है, क्योंकि बाहर वो ग्रीन नाइट के एक दोस्त को टॉर्चर कर रहा होता है, ठीक वैसा ही टॉर्चर जो ग्रीन नाइट ने रेड पैलेडिन्स के चंगुल में देखा था, जहाँ पर वो उसके दोस्त के साथ आसानी से भागकर निकल रहा था, लेकिन उसके दोस्त को रेड पैलेडिन्स ने पकड़ लिया और उसी के सामने उसे टॉर्चर करने लगे, जिसे ग्रीन नाइट छुपकर देख रहा था। बट वहाँ पर वो बाहर इसलिए नहीं निकला क्योंकि एक योद्धा के मर जाने से वो जिंदा रहता और अपने लोगों के बीच पहुंचकर उनकी रक्षा करता, वरना अगर वो दोस्ती के चलते बाहर निकलता तो वो भी वहीं पर मारा जाता। और अब आर्थर भी उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ग्रीन नाइट को वहाँ पर बचा लेता है। लेकिन उसके बाद क्रीपिंग मॉन्ग अपने लोगों को कहकर उस पूरी की पूरी विंड मिल में आग लगा देता है, जहाँ से अब ना चाहते हुए भी उन सभी लोगों को बाहर निकलना है। और हाँ, उस ट्रैप में स्क्वेरल भी फंस गया है, जो ग्रीन नाइट का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच गया। खैर तो अब ग्रीन नाइट और आर्थर की ये तकलीफ निम्वे एक विजन में देखती है और अपने दोस्तों से वहीं चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो लोग एक काफी शॉर्टकट लोकेशन पर है, जहाँ से वो लोग काफी आसानी से आर्थर तक पहुँच सकते हैं और उन्हें बचा भी सकते हैं। तो अब यहाँ से बात करते हैं निम्वे की पूरी जर्नी के बारे में, जहाँ पर उनका पीछा भी पेनड्रैगन के लोग कर रहे हैं, जो किसी भी कीमत में निम्वे से उस एक्सकैलिबर को चाहते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ से सीधे एक ऐसे बैटल ग्राउंड में पहुँचते हैं जो कर्स्टेड है, जिसे ब्रदर्स ब्लड भी कहा जाता है, जहाँ पर रोम के लगभग 20,000 सिपाहियों ने एक ही दूसरे को मार दिया था, क्योंकि यहाँ पर एक धुन फैल गई थी, जिसके चलते उन्हें लगा कि वो सभी दुश्मन से घिरे हुए हैं। और ये सारी कहानी निम्वे को और कोई नहीं बल्कि मॉर्गेना सुनाती है और ये भी बताती है कि यहाँ पर कुछ केव्स है जिनकी मदद से वो लोग काफी आसानी से कहीं पर भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि बचपन में वो आर्थर के साथ यहीं पर खेला करती थी। लेकिन अंदर जाने के बाद इस जगह का कर्स उनसे कुछ भी करवा सकता है, जिसमें से हम देखते हैं कि निम्वे गुस्से में आकर अपनी एक्सकैलिबर सीधे उस गुफा के काफी अंदर फेंक देती है, जिसे लेने के लिए मॉर्गेना जाती है, जहाँ पर मॉर्गेना को उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड मिलती है, जो मॉर्गेना के पास एक ऑफर लेकर आई है, जो ऑफर निम्वे को हटाकर उसकी जगह लेने का है, वो भी एक्सकैलिबर के साथ। और इसके अलावा मॉर्गेना को उसकी गर्लफ्रेंड सिलिया भी मिल जाएगी, जो मॉर्गेना के हिसाब से वहाँ आग से बचकर पहुंची थी, बट वो मर चुकी है। और ये एक काला जादू है जो और किसी ने नहीं बल्कि कैलियट नाम की विच ने किया है, जो कि स्पाइडर विच है। खैर तो शैडो लॉर्ड की तरह इस कैरेक्टर की भी ज्यादा डिटेल नहीं दी गई इसके सीजन 1 में, सिवाय इसके कि कैलियट भी एक पावरफुल डीमन है, जिसने रोमनों की जान के बदले उनके बच्चों को मांगा था ताकि वो उन सभी को खा सके, जिससे उसे शक्ति मिलती है। और अब उसके इस जाल में कहीं न कहीं मॉर्गेना भी फंस रही है, जिसने अब मॉर्गेना को भी कर्स्टेड कर दिया है, जो उससे बेल के पास एक मरे हुए आदमी से मिलने के लिए कह रही है। और अगर ये काम हो जाता है तो वो उसे ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ऊपर रखेगी, यहाँ तक कि शैडो लॉर्ड से भी। बट उनके बीच और कुछ बात हो उसके पहले ही वहाँ पर काजे आ जाती है और मॉर्गेना को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिसके बाद वो
वो लोग जैसे ही निम्बे के पास पहुंचते हैं तो वो लोग यहाँ से सीधे आर्थर और ग्रीन नाइट को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक वैसे ही फॉग कर जिस फॉग में रेड पैलेडियंस एक दूसरे को मार देते हैं और ये चीज वीपिंग मॉन्ग अपनी आंखों से देखता है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और निम्बे यहाँ से सीधे अपने ठिकाने पर पहुंचती है और सभी फे के सामने ये कसम खाती है कि वो इस एक्सकैलिबर को खुद का बताकर दावा कर रही है, यानी कि वो अब बैक की क्वीन भी है और इस एक्सकैलिबर की क्वीन भी। और ये बात लोगों के बीच बहुत जल्दी पहुंच जाती है, जिसे वहाँ पर खड़े आयरिस भी देखती है कि कब उसे मौका मिलेगा निम्बे को मारने का। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत है क्रीपिंग मॉन्ग और रेड पैलेडियंस, जिन्हें उनके ठिकाने का पता चल गया है और अब उनके पास सिर्फ 6 दिन है खुद को और महफूज रखने का, क्योंकि 6 दिन बाद वो लोग एक शिप की मदद से यहाँ से निकल जाएंगे, जिस शिप को एक स्मगलर चलाती है, जो स्मगलर आर्थर की पहचान की है। लेकिन इन सब के बीच वो लोग 6 दिन तक इस जंगल के बीच तो नहीं छुपे रह सकते, जिसके बाद निम्बे ने एक प्लान बनाया है आर्थर के अंकल के पूरे टाउन को कब्जा करने का, जहाँ पर कुछ रेड पैलेडियंस कब्जा जमा कर बैठे हैं। इससे रेड पैलेडियंस को शक नहीं होगा और उन्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा इस जगह से भागने का। जिसके बाद निम्बे अपने लिमिटेड पावर की मदद से कुछ रेड पैलेडियंस को जंगलों के बीच ले जाकर मारती है, जिससे वो कमजोर हो जाती है। लेकिन फिर भी उसे उम्मीद होती है उसके साथियों का टाइम पर आकर उसका मदद करने का, जो कि हो नहीं पाता। जिसके बाद वो एक्सकैलिबर लेकर उनमें से एक रेड पैलेडियंस को चुनौती देती है और उसे मार भी देती है। और तब तक ग्रीन नाइटर्स के लोग पूरे के पूरे टाउन को घेर लेते हैं और निम्बे को भी बचा लेते हैं, जिससे मौका देखकर आयरिश मारने की कोशिश करती है, बट ग्रीन नाइट बीच में आकर आयरिश को वहाँ से हटा देता है। जहाँ पर होश में आते के साथ में ही निम्बे की मुलाकात उसकी बेस्ट फ्रेंड पैम से होती है, जिसने लंबा स्ट्रगल किया है। तो पैम की थोड़ी बैक स्टोरी की बात कर लेते हैं कि पैम खुद को बचाते हुए एरॉन के फिश यार्ड में छुपी हुई थी। एरॉन उसे शादी का ऑफर देता है, जिसे ना चाहते हुए भी पैम मान लेती है, बट बाद में उसके सामने उम्मीद की किरण बनकर ड्रॉफ नाम का कैरेक्टर आता है, जो कि एक वाइकिंग होता है, लेकिन वो यहाँ पर काम सिर्फ और सिर्फ रेड स्पीयर के लिए करता है। वही रेड स्पीयर जिसकी डिटेल मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में दी थी, जो आइस किंग की थ्रोन की गद्दी पर अपना दावा करती है और एक हिसाब से वो आइस किंग और उसकी बेटी इड्रिस की जान की दुश्मन भी है। लेकिन अब उनकी शिप में एक डॉक्टर की मौत हो गई है, जिसकी जगह ड्रॉफ किसी न किसी तरीके से पैम को लगा देता है और पैम एक लंबा स्ट्रगल करती है यहाँ पर डॉक्टर बनकर, यानी कि सभी लोगों का इलाज कर कर वो थक जाती है। और वही बाद में रेड स्पीयर को आइडिया देती है रेड पैलेडियंस को लूटने का, क्योंकि रेड पैलेडियंस हर गाँव में जाकर लोगों को लूट लेते हैं और रेड स्पीयर उन्हीं लूटे हुए लोगों को लूट रही है। जिसके बाद पैम की बात मानकर वो रेड पैलेडियंस को लूटती है, लेकिन अगले प्लान में उन सभी लोगों को बंदी बना लिया जाता है, वो भी आर्थर के अंकल के ठिकाने पर, जहाँ पर निम्बे पहुंचकर अपनी दोस्त को छुड़ा लेती है। बट इन सब के बीच ड्रॉफ घायल हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए निम्बे जाती है, बट उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इस पावर से ड्रॉफ को ठीक कर सके। जिसके बाद वहाँ पर ड्रॉफ की डेथ हो जाती है और रेड स्पीयर के कुछ लोग निम्बे के शुक्रगुजार है, जो वहाँ से बाद में रेड स्पीयर के पास वापस चले जाते हैं। और अब रेड पैलेडियंस इन सब से बहुत ज्यादा परेशान है। जिसके बाद फादर कार्टर अपने इस ऑफर को आइस किंग के बाद किंग रूथर के पास भी ले जाते हैं, जिस प्रस्ताव को किंग रूथर की माँ ने ऑलरेडी मान लिया है, ताकि वो लोग अब मिलकर अपने इन सभी दुश्मनों को पूरी तरीके से खत्म कर दे और तलवार किंग रूथर को लाकर दे दे। क्योंकि अब कहीं ना कहीं किंग रूथर की माँ ने भी उसे सच्चाई बता दी है कि वो उसका बेटा नहीं है, जिससे किंग रूथर पूरी तरीके से टूट गया है और अब ना चाहते हुए उसे उसकी माँ की बात माननी होगी। और दूसरी तरफ बात करें निम्बे की, तो निम्बे यहाँ पर आर्थर के अंकल को समझाने के लिए आती है कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ 6 दिन तक रुकेंगे, उसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिस बात पर आर्थर के अंकल बिल्कुल भी एग्री नहीं होते। जिसके बाद ना चाहते हुए निम्बे इस टाउन की क्वीन बन जाती है और ग्रीन नाइट को यह ऑर्डर देती है कि उनके बचे हुए फेयर लोगों को वो यहाँ पर ले आए, जो टाइम के रहते यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं। जिसके बाद ग्रीन नाइट जैसे ही अपने उन लोगों को लेने के लिए पहुँचता है, वो देखता है कि उन सभी को क्रीपिंग मॉन्ग ने मार दिया है, जिसने अब ग्रीन नाइट को भी अपने कब्जे में ले लिया है। पर ग्रीन नाइट को यहाँ पर एक राज पता चलता है, जो कि क्रीपिंग मॉन्ग से रिलेटेड है, और वो यही है कि क्रीपिंग मॉन्ग भी एक फे जाति का ही है, जिसे फादर कार्डन ने बाकी रेड पैलेडियन से छुपा कर रखा है, यहाँ तक कि पोप से भी। लेकिन कहीं ना कहीं पोप को इस बात पर शक है, इसलिए उन्होंने अपना एक सलाहकार कुछ ट्रिनिटी गार्ड्स के साथ फादर कैडर के पास भेज दिया है, ताकि वो ज्यादातर तो कमान अपने अंडर ले ले। और दूसरी तरफ बात करें मॉर्गेना की, तो मॉर्गेना उस मुर्दे आदमी को देखती है, जहाँ पर जाते के साथ में ही उसकी मुलाकात सीधे वीडियो से होती है, जो उसे अपनी शक्ल दिखाती है और बाद में वहाँ से गायब भी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वीडियो यहाँ से सीधे मर्लिन को मिलने के लिए पहुंची है, जहाँ पर वो मर्लिन को अपनी शक्ल दिखाते हुए निम्बे का नाम बताती है कि अब उसकी मौत आज ही के दिन तय की गई है, जो बात मर्लिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो वीडियो को ये सब रोकने के लिए कहता है। जिसके जवाब में वीडियो से सीधे ना कहती है कि अब निम्बे की मौत टाली नहीं जा सकती और मर्लिन यहाँ से सीधे आइस किंग के पास जाता है, यही कहते हुए कि उन दोनों की डील हुई थी, जिस डील में आइस किंग उसे यही ऑफर करता है कि वो निम्बे को अपना कैदी बनाकर रखेगा, बिल्कुल मेहमानों की तरह, क्योंकि क्वीन जो नाम निम्बे ने खुद को दिया है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद मर्लिन यहाँ से सीधे किंग रूथर से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे तीर मारकर वो किलर बेहोश कर देता है, क्योंकि वो कातिल मर्लिन को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, क्योंकि मर्लिन ने उसके पिता को एक जानवर बना दिया था, जिसे बाद में कुछ इंसानों ने खा लिया। बट इन्हीं बातों के बीच मर्लिन अपने सीने से उस तीर को
निकालकर सीधे उस किलर को मार देता है, लेकिन उस कातिल ने उस तीर में जहर मिला रखा था, जिसकी वजह से मर्लिन धीरे धीरे मौत के करीब आता चला जाएगा। और दूसरी तरफ बात करें निम्बे की, तो निम्बे जिस बोट के सहारे बैठी थी वो अब नहीं आने वाली, क्योंकि उस स्मगलर को रेड पैलेडिन्स ने मार दिया और उसकी गर्दन निम्बे को तोहफे के तौर पर दे दी। यानी देखा जाए तो निम्बे अब पूरी तरीके से उस टाउन में फंस गई है, जिसके बाहर रेड पैलेडिन्स के अलावा किंग लूथर के लोग भी शामिल है, जहाँ से उसका जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन है। और आर्थर भी उससे यही बात समझाता है, जिसके बाद निम्बे हाथ में वही एक्सकैलिबर लेकर उसे यही कहती है कि वो इन सब का सामना करने के लिए तैयार है, जो कि मॉर्गेना भी चाहती है। और यहाँ तक कि मॉर्गेना ये भी चाहती है कि निम्बे लड़ते हुए मरे, वो भी उस तलवार की पूरी शक्तियों को यूज करते हुए, यानी कि काली शक्तियों को अनलिस्ट करना, जो शायद कैलेसिया मॉर्गेना से करवाना चाहती है। बट आर्थर को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, यहाँ तक कि उसकी बहन मॉर्गेना का बर्ताव भी। जिसके बाद वो उसके पास जाकर वही अपनी बचपन की सारी बातें बताता है कि कर्ज के तले वो अपनी बहन को बचा नहीं पाया, जिसका आज भी उसे काफी ज्यादा अफसोस होता है। और दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरिस को भी देखते हैं, जो खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रही है निम्बे को मारने के लिए। इसके अलावा मर्लिन भी निम्बे के पास पहुंचता है ये कहकर कि वो सरेंडर कर दे आइस किंग के पास, जिससे उसकी जान बच जाएगी, बट उसके लोगों की जिम्मेदारी वो नहीं लेता। जिसके बाद आर्थर और मॉर्गेना उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, और ये बात मर्लिन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग लूथर अपनी माँ के दबाव में आकर कुछ भी फैसले ले नहीं पा रहा, यहाँ तक कि उसे जंग में लीड करना था, जो उसे करने नहीं मिलता। जिसके बाद वो जैसे तैसे कर फादर कार्टर को मना लेता है और जंग में सबसे आगे खड़ा हो जाता है, जो बात उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो अपनी माँ को एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे पीते के साथ में ही उसकी माँ की वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि वो उसमें पॉइजन मिलाता है। और मरते वक्त वो उसकी माँ से यही कहता है कि ये बदला वो अपनी असली माँ की मौत के लिए ले रहा है, जिसे राजमाता ने मारा था। और फिर यहाँ पर किंग लूथर एक ऑफर निम्बे के लिए भेजते हैं कि वो उसकी शर्तों को मानेंगे, जिस शर्त में वो फै के लोगों को यहाँ से काफी दूर भेज देंगे, एक नाव में बिठाकर। बस निम्बे को सिर्फ एक्सकैलिबर और खुद को राजा के आगे समर्पित करना होगा, जिस प्रस्ताव को निम्बे काफी आसानी से मान जाती है। जो बात अब फादर कार्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो निम्बे को अपने कब्जे में लेकर उसे सबके सामने जलाना चाहते हैं, जो ऑर्डर उसे पोप ने दिया है। और ये ऑर्डर फादर के पास लेकर एबेथ ही पहुंचे हैं अपने ट्रिनिटी गार्ड्स के साथ। लेकिन निम्बे के राज में फै के कुछ लोग एक इंसान को बहुत मारते हैं, जो बात निम्बे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और वो इसका फैसला करने के लिए उसी शख्स को अपने दरबार में बुलाती है, जो निम्बे का मजाक उड़ाता है। और निम्बे के पास उस वक्त एक्सकैलिबर हाथ में होती है, जिससे निम्बे का कंट्रोल खुद पर नहीं रहता और वो गुस्से में आकर उस शख्स के दोनों हाथ को काट देती है, ये कहकर कि फै के लोग इंसानों से दूर रहे। इससे फै और निम्बे के बीच एक दूरी बन जाती है। और दूसरी तरफ ग्रीन नाइट को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, जहाँ पर स्क्वेरल भी छुपकर ये सब कुछ देख रहा है। और इसके अलावा वहाँ पर क्रीपिंग मॉन्क भी पहुँचता है और ग्रीन नाइट से यही कहता है कि जब उसे फादर कार्टर के सामने पेश किया गया था, तो वो क्रीपिंग मॉन्क का ये राज बाकी लोगों के सामने चीख कर रख सकता था। जिसके जवाब में ग्रीन नाइट यही कहता है कि वो सभी भाई है, और फै के लोग ऐसा अपने भाइयों के साथ बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर क्रीपिंग मॉन्क अपना रास्ता भटक गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फादर कार्टर के ब्रेन वॉश करने की वजह से। और फिर क्रीपिंग मॉन्क के जाने के बाद वहाँ पर स्क्वेरल ग्रीन नाइट को छुड़ाने के लिए पहुँचता है, जिसे बाद में वहाँ पर पकड़ लिया जाता है और सीधे फादर कार्टर के पास पहुँचा दिया जाता है, जो उस बच्चे को टॉर्चर करने का हुक्म दे देते हैं, जो बात क्रीपिंग मॉन्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो अपनी आवाज उठाता है और बदले में क्रीपिंग मॉन्क को भी सजा मिलती है। जिसके बाद वहाँ पर फादर कार्टर आकर उसका ब्रेन फिर से वॉश करने की कोशिश करते हैं, जिसमें इस बार वो पूरी तरीके से फेल हुए हैं, क्योंकि वो उसे यहाँ पर अपने मन की करने के लिए कहते हैं, जैसा वो पहले से कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो अब जाग गया है और अपने लोगों की मदद करेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मर्लिन के पास उसकी बेटी निम्बे आई है, जो उससे यही कह रही है कि सब कुछ ठीक किया जा सकता है या नहीं। इसके जवाब में मर्लिन यही कहते हैं कि वो खुद को आइस किंग के हवाले कर दे, जिससे वो बच जाएगी। और रही बात फै की जाति की, तो इंसान उन्हें बिना मिटाए चुप नहीं बैठेंगे। जिसके बाद निम्बे फैसला करती है कि अगर फै के जाति के लोग मिटेंगे तो वो भी उनके साथ मिटने के लिए तैयार है, यानी अब भी वो मर्लिन की बातें नहीं मान रही। और दूसरी तरफ आ जाए सिस्टर नन पर, वो पहले तो कैसल के अंदर घुसने की कोशिश करती है पैम की मदद से, जो उसे सीधे सीधे मना कर देती है। जिसके बाद वो फै के कुछ लोगों को मारना शुरू कर देती है, जिससे यहाँ पर अब माहौल और भी ज्यादा खराब हो गया है। जिस माहौल को ठीक करने के लिए आर्थर खुद फै के लीडर से बात करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उनका ट्रस्ट जीतने के लिए अपने दोनों हाथों को देने के लिए रेडी भी हो जाता है। जिसके चलते फै के लीडर उसकी बात मान जाते हैं यहाँ से निकलने के लिए, जो शिप किंग लूथर निम्बे के कहने पर भेज देंगे। और अब दूसरी तरफ आइस किंग की बेटी आइडिस सीधे सीधे फादर कार्टर से मिलने के लिए पहुंच गई है, जो निम्बे को मारने के लिए पूरी तरीके से रेडी है और उनका साथ देने के लिए भी। बस उन्हें बदले में चाहिए वो तलवार, यानी कि एक्सकैलिबर। और फादर कार्टर ने आइस किंग की बेटी आइडिस को फै के लोगों को मारने के लिए भेजा है, जो किंग लूथर की भेजी हुई शिप में बैठकर यहाँ से निकलने वाले हैं, जिन्हें लीड पूरी तरीके से आर्थर कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विडो निम्बे के आसपास घूम रही है, जिसे मॉर्गेना देख सकती है। जिसके बाद विडो मॉर्गेना से यही कहती है कि वो उसके रास्ते में ना आए, वरना अंजाम उसके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके अलावा वो उसके कर्ज को छुड़वाने की भी बात करती है, जिस ऑफर को फिलहाल तो मॉर्गेना नहीं मानती। जिसके बाद वहाँ पर
निम्बे पहुंचती है और उसे एक्सकैलिबर देकर किसी सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचने के लिए कहती है, जिसके बाद निम्बे आर्थर और अपने लोगों से अलविदा लेकर वहां से चली जाती है, सीधे खुद को किंग रूथर के पास सरेंडर करने के लिए, जहाँ पर जिद कर अब मर्लिन भी पहुंच गया है। लेकिन वहाँ पर किंग रूथर उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि उससे यही पूछता है कि उसके उस राज के बारे में उसे पता था या नहीं, जिसके जवाब में मर्लिन हाँ कहता है कि उसे शुरू से पता था कि वो असली राजा नहीं है इस थ्रोन का। जो बात सुनकर किंग रूथर सीधे सीधे उसे मौत की सजा दे देता है और किंग के इशारे पर किंग के लोग मर्लिन को काफी सारी नाइफ स्टैब कर देते हैं और मर्लिन को ले जाकर छोड़ देते हैं टैंक में मरने के लिए। जिसके बाद निम्बे वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात किंग रूथर के अलावा फादर कार्टर और एबेट से होती है, जो किंग को यही कहते हैं कि वो निम्बे को उनके हवाले कर दे, जिसके जवाब में किंग सीधे सीधे मना कर देते हैं, क्योंकि एक्सकैलिबर अभी भी किंग के पास नहीं है, जो निम्बे ने मॉर्गेना को दी है, जिसे टाइम के रहते मॉर्गेना किंग को लाकर दे देगी। बट जंगल में फिर से मॉर्गेना की गर्लफ्रेंड आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, ये कहकर कि वो एक्सकैलिबर सीधे सेलिस के बुलाए हुए मंदिर में लाकर रख दे, जहाँ पर उसे ट्रेनिंग देकर निम्बे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा, जिस बात के लिए वो बिल्कुल भी एग्री नहीं होती और वहाँ से सीधे निम्बे की मदद के लिए पहुँच जाती है, जहाँ पर किंग ने फैसला कर लिया है निम्बे को बंदी बनाकर रखने का, जो बात फादर कार्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर अपने लोगों को यही ऑर्डर देते हैं कि अगर किंग के लोग उनके बीच आए तो वो उन सभी लोगों को मार सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्थर और फे के लोगों पर आइस किंग की दूसरी बेटी ड्रैगमर ने हमला कर दिया है, जो उन पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही है। लेकिन इसी बीच उनकी मदद के लिए वहाँ पर रेड स्पीयर अपने लोगों को लेकर पहुँच जाती है, जहाँ पर आर्थर उसकी भी जान बचाता है आइस किंग की बेटी ड्रैगमर को मारकर। लेकिन इसी बीच फे के लीडर की वहाँ पर डेथ हो जाती है। लेकिन अब आर्थर के साथ रेड स्पीयर भी शामिल हो गई है। जिसके बाद रात के वक्त निम्बे की आखिरी शर्त को पूरा कर दिया जाता है, ग्रीन नाइट को उसके पास लाकर, जो अब जिंदा नहीं है। जिसके बाद निम्बे अपनी पावर का यूज करती है, जिस पावर का सभी लोगों को अंदाजा हो जाता है, बट इन सब का असर ग्रीन नाइट पर हमें दिखाई नहीं देता, वो भी तब तक जब निम्बे को वहाँ पर आकर रेड पैलेडिन्स अपने साथ ले जाते हैं और हम देखते हैं कि ग्रीन नाइट को कुछ ग्रास निकालकर पूरी तरीके से कवर कर रही है, बट उसका क्या हुआ वो डिटेल फिलहाल तो हमें इसके सीजन 1 में दिखाई नहीं गई। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्रीपिंग मॉन्क अपने साथ स्क्वेरल को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसका सामना ट्रिनिटी गार्ड्स के साथ होता है, जिनमें से कुछ को वो काफी आसानी से मार देता है, बट बाकी लोग उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं। लेकिन फिर भी स्क्वेरल बीच में आकर उसे हिम्मत देता है, जिस हिम्मत से वो ट्रिनिटी गार्ड्स को भी मारता है और स्क्वेरल को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि मॉर्गेना वहाँ पर पहुँच तो चुकी है, लेकिन उसे विडो रोक देती है। और दूसरी तरफ जैसे ही फादर कार्टर निम्बे को मारने वाले होते हैं, तो उनके सामने विडो आ जाती है, जो एक्सकैलिबर सीधे सीधे निम्बे को आकर सौंप देती है। और विडो और कोई नहीं बल्कि अब मॉर्गेना है, जिसने डेथ को मार दिया और उसकी जगह उसने ले ली है। जिसका मौका देखकर निम्बे फादर कार्टर को सबके सामने मार देती है और मॉर्गेना उसे बताती है कि अगली मौत अब मर्लिन की होने वाली है, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं। जिसके बाद वो दोनों मर्लिन को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें रैबिट क्रॉस करना है, जहाँ तक रेड पैलेडिन्स पहुँच नहीं सकते। लेकिन अब उनका रास्ता रोकने के लिए आइरिस वहाँ पर पहुँच जाती है और मौका देखकर वो निम्बे पर हमला कर देती है, जिसमें से 2 तीर निम्बे को लगते हैं और निम्बे सीधे नीचे गिरने वाली होती है। जिसके बाद मर्लिन आगे आकर अपनी बेटी को पकड़ लेते हैं और एक्सकैलिबर भी वहीं गिर जाती है और देखते ही देखते निम्बे का हाथ मर्लिन से छूट जाता है और वो ब्रिज से सीधे पानी के अंदर गिरती है। यानी वही सीरीज के स्टार्ट का सीन, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि निम्बे मारी गई और अब वहाँ पर काफी सारे रेड पैलेडिन्स भी पहुँच रहे हैं। जिसके बाद मर्लिन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ना चाहते हुए भी एक्सकैलिबर को अपने हाथों में फिर से ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं मर्लिन की असली पावर, कि क्यों वो इतना ज्यादा महान था। और देखते ही देखते मर्लिन थॉर के फॉर्म में आता है और सारे के सारे रेड पैलेडिन्स को चुटकी बजाकर मार देता है, जिसे देखकर आइरिस भी डरती है और वहाँ से भाग जाती है। बट इसी दौरान उस पर भी बिजली गिरती है, जिसका निशान उसके चेहरे पर रह जाता है। और फिर उसके बाद मर्लिन वहाँ से मॉर्गेना को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो कहाँ गया उसकी भी ऐसी कोई डिटेल हमें दी नहीं गई। और सीरीज एंड होने से पहले हमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक है आइरिस का, सिस्टर आइरिस का, जो पोप के पास पहुंचकर अब ट्रिनिटी गार्ड में शामिल हो गई है, यानी कि सीजन 2 के लिए एक जबरदस्त विलन। और इसके अलावा हम क्रीपिंग मॉन्क और स्क्वेरल को भी देखते हैं, जो एंड में अपना असली नाम रिवील करते हैं, जिनमें से क्रीपिंग मॉन्क का असली नाम है लैंसलॉट और स्क्वेरल का असली नाम है पर्सवेल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इसके फाइनल एपिसोड के एंड में निम्बे मारी गई या फिर वो जिंदा बच गई है। पर इसका जवाब आपको मिलेगा इसकी एंडिंग एक्सप्लेन की वीडियो में, जिसमें मैं इस सीरीज की एंडिंग ही डिस्कस करूंगा कि हमें सीजन 2 में क्या देखने मिल सकता है। और इसके अलावा बाकी सभी कैरेक्टर्स की भी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वेट कीजिए मेरी उस एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो के लिए, जिसे देखकर आप कर्स के इस पूरे के पूरे सीजन को काफी आसानी से समझ जाओगे। लेकिन फिलहाल तो आपकी क्या राय है कर्स के इस पूरे के पूरे सीजन 1 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी कि आपको मेरी ये मेहनत कितनी ज्यादा पसंद आई है। और अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कर्स का पूरा सीजन। तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, और सब्सक्राइब के
साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।